तो यार हमारी मनहवा की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है, जहाँ पे बिजली से कड़कता हुआ आसमान और तेज हवाओं के झोंके के बावजूद भी हम अपने मेन कैरेक्टर को एक पहाड़ी की चोटी से चिपके हुए देखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ बढ़ के सांसें ले रहा होता है। उसे पता भी है कि अगर मेरा हाथ यहाँ पे फिसला तो मैं गिर के मर जाऊंगा, मगर उसे ये पहले से ही मालूम होता है कि उसकी जिंदगी तो बहुत साल पहले ही खत्म हो चुकी है। अब उसके पास और कुछ खोने के लिए बचा नहीं है, तो वो यहाँ पे जो पाने आया वो उसे पा के ही रहेगा ताकि वो अपनी जिंदगी को बदल सके। हमारा मेन कैरेक्टर इधर पहाड़ों के ऊपर इस हेल्थ फ्रूट को लेने आया है, जो कि 1000 सालों में पहाड़ के ऊपर सिर्फ एक ही बार उगता है। वो काफी मेहनत करके उस फल को तो पा ही लेता है, मगर यहीं पे उसका छोटी से हाथ फिसलता है और अब वो आसमानों की ऊंचाइयों से सीधा जमीन की गहराइयों में गिरने लगता है। उसके हाथ से वो फल भी छूट जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर गिरते दौरान काफी जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी मंजिल के करीब होने के बावजूद भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसकी पिछली जिंदगी उसकी आंखों से होते हुए गुजर रही होती है, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा मेन कैरेक्टर शन ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता है। एक ऐसा क्लैन जहाँ पे काफी सारे लोग स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ पाए जाते हैं, मगर सब वही एक वाहिद ऐसा होता है जो कि बिना किसी स्पिरिचुअल पावर के पैदा हुआ होता है। जहाँ पे उसे डांजो नाम का एक शख्स बुली करते हुए कहने लगता है कि तुम हमारे क्लैन की बदनामी हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम्हें तो बस हम तुम्हारे फादर की वजह से बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो एक अच्छा वॉरियर है, वरना तुम जैसे एक नकारा कचरे को हम कब से अपने क्लैन से साफ कर चुके होते हैं। ये कहते हुए डांसो उसे अपने स्पिरिचुअल पावर से उड़ा के फेंकता है। हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं होती, तो इसी वजह से वो हर वक्त अपने जिस्म को ट्रेन करता रहता है, मगर इसके बावजूद भी ये नाकाफी है किसी दूसरे स्पिरिचुअल यूजर को हराने के लिए, क्योंकि जारी सी बात है एक स्पिरिचुअल यूजर ही दूसरे स्पिरिचुअल यूजर को हरा सकता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो अपनी आंख खोलता ही है तो वो अपने आप को 2 लड़कियों के ऊपर पाता है, जिन लड़कियों को देख के हमारा मेन कैरेक्टर काफी हिरांगी से कहने लगता है, वाह क्या मैं जन्नत में हूँ। तो उन्हीं में से एक लड़की गुस्सा होते हुए कहती है, उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम मेरे ऊपर से जल्दी ना हटे तो तुम वाकई में जन्नत पहुंच जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनते सारी फौरन से उनके ऊपर से पीछे हटता है और उनसे माफी मांगते हुए कहने लगता है, मैं पहाड़ की चोटी से फिसल के आप लोगों के ऊपर गिर गया, वरना तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मेरा नाम है शन। क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ कि आप लोग इतनी सर्दी में क्या कर रही है? तो यहाँ पे मिस सिल्वा नाम की लड़की कहने लगती है, हमारी बदकिस्मती तो जरा देखो, हम यहाँ पे पहाड़ों में फंसे रखे हैं और सोचा था कि कोई मुझे आके बचाएगा, लेकिन आया कौन? एक ऐसा नमूना जिसके पास स्पिरिचुअल पावर तक नहीं है। अरे क्या यार, कभी कभार तो अपनी किस्मत पे भी दुख होता है। खैर मेरे लिए ये भी काफी है कि मेरे मरने के बाद कोई ऐसा बंदा तो होगा जो कि मुझे दफना तो देगा। तो शन आगे से सिल्वा से पूछता है, पर ऐसा क्यों? तो वो उसे बताती है कि एक फेरी डीमन पूल है जो कि एक मौत की जगह मानी जाती है, तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें काफी मजबूत जिस्म के साथ ही साथ एक खतरनाक किस्म की स्पिरिचुअल पावर भी चाहिए होती है। और जहाँ तक हमारी बात है, हम लोग पावरफुल तो हैं, लेकिन यहाँ पे हम कब से बीस्ट वगैरह से लड़ रहे थे। अब जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हमारी पावर का एक नुकसान भी है। हमारी पावर इस कदर ज्यादा है कि यहाँ तक वो हमारे जिस्म को भी नुकसान पहुंचाती है। तो जैसे कि हम बीस्ट वगैरह के खिलाफ बार बार अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते, तो अपनी पावर्स के यहाँ तो हम लोग यहाँ पे जख्मी हो गए हैं, क्योंकि हमारी पावर के इस्तेमाल के लिए एक बहुत खतरनाक और मजबूत जिस्म की जरूरत है, जैसे कि तुम्हारा है, मगर बदकिस्मती से तुम्हारे पास कोई की एनर्जी तो है ही नहीं। उधर ही हम देख पाते हैं यहाँ पे ब्लैकी नाम की जो लड़की होती है वो सबसे ज्यादा जख्मी होती है। तो यहाँ पे शन उसे एक्साइलर देते हुए कहता है कि अगर तुम ज्यादा जख्मी हो तो तुम मेरे एक्साइलर का यूज कर सकती हो। तो ब्लैकी इसके जवाब में बताती है कि जो जख्म मेरी अपनी पावर की वजह से आते हैं वो एक मामूली एक्साइलर से नहीं खत्म हो सकते, तो तुम हमारी परवाह मत करो, हम तो वैसे भी यहाँ पे मार ही जाएंगे। मगर शन को इन अल्फाजों से सबसे ज्यादा नफरत होती है जो कि बिना फाइटिंग के यहाँ पे मरने की बात करते हैं। तो शन यहाँ पे ब्लैकी के हाथों को पकड़ते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्यों मरना चाहती हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई कॉज या फिर कोई मकसद नहीं है, या फिर कोई ऐसे लोग जिन्हें तुम गलत साबित करना चाहती हो?
या फिर तुम्हारे चाहने वाले लोग। जहाँ पे शन अपनी मिसाल देते हुए कहता है कि मैं काफी सख्त जिंदगी जी रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ लूजर खिलाता हूँ। यहाँ तक तो लोग मेरे बाप को भी कोसते हैं कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो, जबकि तुम्हारा बेटा एक नालायक है। तो मैं उन्हें गलत साबित करके अपने बाप के नाम को रोशन करना चाहता हूँ। इसी तरह मुझे भी पूरी यकीन है कि आपकी जिंदगी में भी कोई मकसद होगा जो कि आप वो करना चाहती हो। ये सारी बातें सुनने के बाद सिल्वा ब्लैकी से कहने लगती है, वैसे इस बंदे की तो दाद देनी पड़ेगी। तो इस पर ब्लैकी कहती है, इस बात का तो फैसला मैं इसके बाद ही करूंगी। ये कहते हुए ब्लैकी अपने कपड़े उतार के उसे अपनी कमर दिखाने लगती है, मगर इसी में शन फौरन से यहाँ पे अपनी आंखों को ढक देता है। तो शन यहाँ पे ब्लैकी से कहने भी लगता है, ये लड़का और लड़की के लिए अच्छे नहीं होते कि वो एक दूसरे को टच करे। तो यहाँ पे सिल्वा कहने लगती है, वैसे तो मेरे हाथ काफी ज्यादा जख्मी है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ही उसकी पीठ पे एलेक्सर मरो। जो सब सुन के शन यहाँ पे ना चाहते हुए भी उसकी पीठ पे एलेक्सर जूजू मरने को ही जा रहा होता है। तो यहाँ पे ब्लैकी अपने मन ही मन में मुस्कुराते हुए कहने लगती है, मेरे जिस्म से हर वक्त एक डिमोनिक फोर्स निकल रही होती है, क्योंकि मेरी पावर इस कदर खतरनाक है, और जो भी मेरे डिमोनिक फोर्स के करीब आता है तो उसका असली चेहरा खुद ही सामने आ जाता है। तो चलो देखते हैं क्या तुम वाकई में इतने ही सच्चे आदमी हो जैसे कि तुम दिखाना चाह रहे हो। हम देख पाते हैं शन उसकी जूजू डिमोनिक रेंज में एंटर होता ही है कि अचानक से जैसे कि वो किसी चीज के बहकावे में आ जाता है और उसका मन यहाँ पे गंदी डिजायर से बढ़ने लगता है। मगर इससे पहले शन अपने मन में यही गंदी डिजायर रखते हुए उसे छू भी पाता कि शन अपने आप को अपने दूसरे हाथ से चपेट मार के होश में लाता है। इसके बाद शन यहाँ पे ब्लैकी से भी माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मैं आपको नहीं मिल सकता, मैं माफी चाहता हूँ, मगर जैसे कि मैं किसी चीज के बहकावे में आ गया था। उसका ये कैरेक्टर देख के सिल्वा और ब्लैकी दोनों के दोनों काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। सिल्वा यहाँ पे ब्लैकी से कहने भी लगती है, इस लड़के का जिस्म काफी ज्यादा साफ है, ऊपर से इसके पास एक गजब किस्म की बॉडी भी है। हम शुरू से ही ऐसे लड़के को चाहते थे, हमें वो मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। सिल्वा शन से यहाँ पे कहने भी लगती है, बहुत अच्छा काम किया लड़के, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। शन आगे से हिरांगी से कहने लगता है, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट, पर वो क्यों? इसके बाद हम देख पाते हैं सिल्वा उसे अपनी असली फॉर्म दिखाते हुए कहने लगती है, मैं असल में गॉडेस ऑफ नाइन हूँ। इसके बाद यहाँ पे ब्लैकी भी अपनी असली फॉर्म दिखाते हुए कहती है कि मैं डीमन एम्परर ऑफ नाइन हूँ। हमारी स्पिरिचुअल पावर को ज्यादा ही बढ़ के और इस स्पिरिचुअल पावर को चलाने के लिए एक मजबूत जिस्म की सहारे की जरूरत है। याद रखो, हमारे पावर्स के पीछे हमारे दुश्मन तक पड़े हुए हैं, मगर हम अपनी पावर किसी दूसरे को देने के लिए तैयार तो थे, लेकिन इसके लिए एक मजबूत जिस्म के साथ ही साथ एक सच्चा दिल वाला आदमी भी चाहिए था, जिसके जुनून और जज्बे की और भड़कते हुए शोलों की कोई इंतहा तक ना हो। वो किसी से ना डरता हो और किसी के भी आगे अपने घुटने झुकाने से इनकार करे। तो हमारी खुशकिस्मती यह है कि हमने तुम जैसे को पाया शन। तो शन हिरांगी से कहने लगता है, पर इस सारी की सारी बातों का मुझसे क्या लेना देना है? तो ब्लैकी उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी यंग पावर दे सकती हूँ और साथ में मेरी बहन तुम्हें अपनी यंग पावर देगी। अगर तुमने इन दोनों पावर को किसी भी तरीके से मिलाने में कामयाब रहे तो यंग यांग का फुल बैच कंप्लीट हो जाएगा, जिसके चलते तुम हमारी पावर को उस कदर तक ले जा पाओगे जहाँ तक हम भी नहीं ले जा पाते थे। मगर हाँ, इसमें कोई शक नहीं, शुरू में तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा कमजोर होगी। अगर तुम इन पावर्स को अपने अंदर मर्ज करने में कामयाब होगे तो हम आसानी से इस डेथ पूल से निकल सकते हैं। इसके बाद दोनों के दोनों हमारे शन से जहमत होकर कहने लगते हैं, इतने हैरान क्यों शन? मैंने तो समझा था कि तुम लोगों को गलत साबित करना चाहते हो। ये बस उसके कहने की ही देर होती है और शन की बस सुनने की ही देर होती है। शन यहाँ पे अपने जुनून और जज्बे से उभरते हुए कहने लगता है कि मैं तैयार हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग होने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे यहाँ पे अपनी जिंदगी भी गंवारनी पड़े, मैं तैयार हूँ। क्योंकि अब तो मेरे जीने का मकसद ही है कि किसी भी हालत में स्ट्रॉन्ग होना, और अगर मैं उस मकसद को पूरा नहीं कर सकता तो मेरी जिंदगी का क्या ही फायदा। ब्लैकी साथ में उससे वार्न भी करते हुए कहती है कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि इसमें तुम्हारी जिंदगी भी जा सकती है, तो एक बार मैं फिर से पूछना चाहूंगी, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि एक बार ये प्रोसेस शुरू हो गया तो इसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है और तुम दर्द से चिल्लाओगे और पुकारोगे हमारे को कि प्लीज इस प्रोसेस को यहाँ पे रोक दो, तो फिर ये मत कहना कि हमने तुम्हें वार्न नहीं किया। तो शन आगे से उतनी इंश्योरिटी से कहने लगता है, मैंने कहा ना
जो मैंने कहा वही मेरा मतलब है, और मैं जो कहता हूँ वो मैं वैसे वैसे नहीं कहता, पूरे यकीन से कहता हूँ। जो सब सुनते सारे सिल्वा भी यहाँ पे उसकी दाद देते हुए कहती है ठीक है फिर प्रोसेस को शुरू किया जाए। तो दोस्तों वैसे इस मनहवा से पहले मेरा एक और मनहवा लाने का इरादा था, मगर स्ट्राइक की वजह से मैं उस मनहवा को इस चैनल पे अपलोड नहीं कर पाया। तो अगर आप लोग उस गजब किस्म की मनहवा को मिस नहीं करना चाहते तो उसे मैंने एनिमे रैंक्स पे अपलोड कर दिया हुआ है। तो उस मनहवा का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप लोग जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। खैर यार, उसे अपने एनिमे रैंक्स पे अपलोड करने के बाद मुझे इंस्टाग्राम में काफी सारे लोग कह रहे थे कि उसी चैनल पे एक और मनहवा को भी अपलोड करो। तो दोस्तों आप लोग फिक्र मत करें, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मैं जरूर उस चैनल पे एक और न्यू मनहवा को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और जहां तक हीज अ प्लेयर के सीजन 3 के पार्ट 1 की बात है, उसे भी स्ट्राइक की वजह से मैंने वहीं पे अपलोड कर दिया। तो आप लोगों को हीज अ प्लेयर सीजन 3 के पार्ट 1 को मेरे उसी चैनल पे देखना पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल से स्ट्राइक की वजह से रिमूव हो चुका है। तो बाकी के भी पार्ट्स मुझे मजबूरन स्ट्राइक की वजह से उसी चैनल पे अपलोड करने पड़ेंगे। अब कहानी कुछ लम्हे के बाद ब्लैकी, सिल्वा और शैन पे जाती है, जहाँ पे शैन एक जानलेवा प्रोसेस से गुजर रहा है ब्लैकी और सिल्वा की पावर को अपना बनाने के लिए। इस प्रोसेस के दौरान अगर किसी से भी गलती होती है तो उसके डैमेज किसी और को नहीं बल्कि हमारे शैन पे पड़ेगी। ये बात को जानते हुए भी शैन अपनी जान को दांव पे लगाने के लिए तैयार होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट पावर को पाने के लिए। क्योंकि शैन इस दुनिया की महफिलों से उकता गया, अब उसमें ज्यादा हिम्मत नहीं बची। जैसे कि हमारी दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता है, इसी तरह इसकी दुनिया में पावर ही सब कुछ मानी जाती है। हम देख पाते हैं इन्हीं पावर के पाने के चक्कर में शैन ऑलरेडी काफी ज्यादा दर्द से गुजर रहा होता है, मगर यहाँ पे हार मारने का नाम तक नहीं लेता। उसका जिस्म दर्द के मारे पूरा का पूरा लाल पड़ने लगता है और उसके जिस्म से उसकी रगें बाढ़ जैसे को आने को लगती है। थोड़ी देर में शैन की आंखों, कानों और मुंह और कानों से खून बहने लगता है। शैन जोर जोर से चिल्लाने भी लगता है, जहाँ पे सिल्वा भी काफी ज्यादा दम लगाते हुए कहने लगती है कि हम उसके माइंड तक पहुंच चुके हैं, हमें और जोर लगाना होगा। मगर यहाँ पे शैन का माइंड इस पावर को रिजेक्ट करने लगता है, क्योंकि इसी वजह से शैन के जिस्म में ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है। ये दर्द शैन की सोच से भी कई गुना ज्यादा बढ़ के होता है। शैन को तो लगने लगता है कि जैसे कि पावर मिलने से पहले पहले उसका दम यहाँ पे घुट जाएगा। एक तरफ ये लोग जो पावर को ट्रांसफर कर रहे होते हैं कि इसी बीच में उन्हें एक मॉन्स्टर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है, जो सुन के सिल्वा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अगर मॉन्स्टर हम पे इसी प्रोसेस के बीच में टूट पड़ा तो सूरत-ए-हाल काफी ज्यादा बिगड़ सकती है। क्योंकि सिल्वा और ब्लैकी तो फिर भी अपनी जान को बचा लेंगे, मगर बात आती है शैन की, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान शैन को ये लोग कैरी करके भी बचा नहीं सकते। क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान अगर बॉडी को हिलाया जाता है तो ये पैंतरा उल्टा भी पड़ सकता है। उन्हें यहाँ पे शैन की जिंदगी की चिंता हो रही होती है, जिस दौरान शैन के मुंह खून से भर चुका होता है। मगर शैन उन्हें कहने लगता है मेरी फिक्र करने के बजाय ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा कि अगर तुम लोग प्रोसेस पे ध्यान दो और इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो। इसी बीच में शैन अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि आखिर इतने सालों के बाद मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के कितना करीब। अगर मैं आज नाकाम होता हूँ तो इससे तो बेहतर मैं मौत को ही कबूल कर लूं। हालांकि मैं मौत को भी इतनी आसानी से कबूल नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। तो मौत को तो फिलहाल यहाँ पे रुकना पड़ेगा। इसका मतलब है पहले मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हाँ, चाहे मुझ पे मौत भी आ जाए, मैं यहाँ पे हार मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। इसी के साथ सिल्वा और ब्लैकी का काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बाकी जितना भी काम मिक्सिंग का बच्चा है वो हमारे मेन कैरेक्टर शैन का काम है कि वो कैसे दर्द को सह के अपने जिस्म पे बाड़ी पड़ेगा। उतने में ही पीछे से ये जानलेवा बीस्ट भी सीधा इधर को ही टूट आता है, जो देख के शैन और ब्लैकी सोच लेते हैं कि किसी भी हालत में हम इस बीस्ट को अपने शैन से दूर रखेंगे। इसके बाद वो लड़कियां अपने अपने कामों में लग जाती है कि शैन को किसी भी हालत में इस बीस्ट ड्रैगन से बचा के रखना है। हालांकि यहाँ पे ये बात इन लड़कियों को अच्छे से मालूम होती है कि ये लोग ज्यादा अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना ये लोग भी और भी ज्यादा जख्मी हो जाएंगे। अब वो बीस्ट ड्रैगन अपने कदम हमारे शैन की ओर बढ़ा रही होता है कि पीछे से ब्लैकी अपनी बाइंडिंग स्पेल का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन की पूंछ को पकड़ के उसे जमीन में पटक डालती है। इसके बाद ब्लैकी काफी ज्यादा फिक्रमंदी से अपने मन ही मन में कहने लगती है, शैन
तुम्हें जल्दी करना होगा, इससे पहले ज्यादा देर हो जाएगी। इस वक्त हम देख पाते हैं ब्लैकी के हाथ में शदीद दर्द होता है, जिस वजह से वो बीस्ट ड्रैगन को ज्यादा देर तक जमीन से टिका के रखने में नाकाम रहती। और जब वो बीस्ट ड्रैगन अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो उल्टा वो यहाँ पे अपनी पूंछ को लड़ा के ब्लैकी को ही जमीन में पटक डालता है। और अब वो बीस्ट ड्रैगन हमारी शंक के काफी ज्यादा करीब होता है, तो जिस वजह से उसका पहला टारगेट कोई और नहीं बल्कि शन होगा। शन के जिस्म में अभी भी काफी ज्यादा रोशनी निकली होती है, इसका मतलब है कि प्रोसेस अभी भी चल रहा है। मगर थोड़ी देर में ये रोशनी एक स्पिरिचुअल पावर की शक्ल लेने लगती है, जो देख के दोनों की दोनों लड़कियों की जान में जान आती है। इसका मतलब है कि प्रोसेस बस कंप्लीट होने ही वाला है। अब इसी वजह से वो दोनों लड़कियां एक बार फिर से बीस्ट ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ करवाती है। मगर वो दोनों की दोनों लड़कियां यहाँ पे नोटिस करती है कि अब वो इतनी ज्यादा और भी जख्मी हो चुकी है कि वो हिल भी नहीं सकते। इसके चलते सिल्वा और ब्लैकी को अब यहाँ पे लगने लगता है कि जैसे कि इनका काम तमाम हुआ कि उतने में उस बीस्ट ड्रैगन के पीछे से हमारा शन उठ खड़ा होता है। उसके जिस्म से बढ़ बढ़ के स्पिरिचुअल माना निकला होता है। अब बस शन की आंखें खोलते ही हम उसके पीछे यिंग यांग के कंप्लीट बैच को देख पाते हैं। इससे पहले वो बीस्ट अब इन दोनों सिस्टर्स की जान को नोच भी पाता कि शन अपनी गजब किस्म की स्पीड का इस्तेमाल करके दोनों को अपनी बाहों में उठाते हुए उस ड्रैगन की रेंज से दूर होता है। उन दोनों को एक पहाड़ी की चोटी पे खड़े करते हुए कहता है, सिस्टर्स आप दोनों यहीं पे खड़ी रहे, उतने में मैं इस बीस्ट का काम तमाम करता हूँ। इसके बाद शन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके फोना से बीस्ट की ओर बढ़ने लगता है। इस दौरान शन अपने मन ही मन में कहता है, दिखने से तो लगता है कि यिंग यांग की पावर सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से ही मेरे जिस्म के साथ जुड़ी है, अंदर से वो पूरे तरीके से मर्ज नहीं कर पाई। तो जरूरी सवाल तो यह है कि क्या इतनी कम पावर से भी मैं इस बीस्ट ड्रैगन का सामना कर पाऊंगा। ये कहते हुए शन एक खतरनाक किस्म का वार बीस्ट ड्रैगन के शरीर पे करता है, जिससे वो बीस्ट ड्रैगन काफी हद तक डैमेज लेता है और दर्द के मारे दहाड़ता भी है। ये देख के शन समझ जाता है कि मेरी पावर उसके खिलाफ काम तो कर रही है, मगर उसके डिफेंस को तोड़ने के लिए ये पावर नाकाफी है। शन को यहाँ पे ये भी चिंता होती है कि ये डेडपूल का बीस्ट है। यहाँ के बीस्ट एक मामूली बीस्ट से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी वो बीस्ट अपनी पूंछ से कुछ पत्थर शन की ओर फेंकता है, जिन बोल्डर्स को शन आसानी से डॉज कर लेता है। अब थोड़ी देर और जूजू गुजरती है, हम देख पाते हैं शन के हाथ पे यिंग यांग पावर एक्टिवेट होने लगती है, जो देख के शन काफी हैरानगी से कहता है, अरे वाह जूजू, वक्त गुजरता जा रहा है, ये यिंग यांग की पावर मेरे साथ धीरे धीरे करके और भी ज्यादा कंपैटिबिलिटी देती जा रही है। ये कहते हुए शन उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, चलो देखते हैं कि आखिर इसके पीछे कितनी बड़ी ताकत है। इससे पहले वो बीस्ट ड्रैगन तक पहुंच भी पाता, बीस्ट ड्रैगन उसके खिलाफ दूर से अपने ब्रेथ अटैक को आजमाता है, जिससे शन हवा में ही अपनी दिशा को पलट के उसके वार को डॉज कर लेता है। तभी यहाँ पे शन उस ड्रैगन से कहता है कि तुमने जो करना था वो कर लिया, तुमने जो आजमाना था वो आजमा लिया, अब मेरी बारी। ये कहते हुए शन अपनी पूरी ताकत लगा के एक खतरनाक किस्म का यिंग यांग का पंच सीधा उस बीस्ट ड्रैगन को दे मारता है। और हम देख पाते हैं उसके सिर्फ एक ही पंच से इतना बड़ा बीस्ट ड्रैगन के शरीर में पूरे के पूरे जिस्म में बिजली दौड़ने लगती है। बीस्ट ड्रैगन बस दहाड़ने के अलावा कुछ भी ना कर पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जिस्म इस वक्त पैरालाइज हो चुका होता है। शन इस वक्त जमीन पे खड़ा उसके जिस्म से भड़कती हुई आग निकल रही होती है। ये देख के शन कहने लगता है, वाह, तो ये है यिंग यांग की स्पिरिचुअल की एनर्जी। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा प्योर निकली और मेरी सोच से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव निकली। यहाँ पे शन ये भी नोटिस करता है, जिस तरह मैं मर्ज कर रहा था मेरे जिस्म से काफी ज्यादा खून बह रहा था, मगर मैंने जूजू यिंग यांग की पावर का यहाँ पे इस्तेमाल किया। इसी पावर ने मेरे एक एक जिस्म के एक एक जख्म को अपने आप ही बढ़ दिया। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि इस दुनिया में काफी कम लोग हैं जो कि इतनी खूबसूरती से इतनी बड़ी आग की ताकत के मालिक बन पाते हैं, मगर अभी भी शन के लिए इस दुनिया में काफी कुछ सीखने के लिए बाकी है। हम देख पाते हैं शन और बीस्ट ड्रैगन की वार की वजह से ये पूरी की पूरी जगह अब कांपने लगती है। यही देख के सिल्वा इस पर कहती है, दोस्तों हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, इससे पहले हम इन पहाड़ों के बीच में ही दफन हो जाए। तो शन यहाँ पे एक सवाल पूछता है, आपने मुझे बताया था कि यहाँ पे एक बैरियर लगी हुई है, तो आप लोगों के होते हुए मैं कैसे एक वक्त में बैरियर को भी तोड़ के
आप दोनों को यहाँ से बाहर निकालूं। तो उसकी इसी बात पर सिल्वा उसे एक रिंग देते हुए कहती है, ये एक स्टोरेज रिंग है, इसके अंदर तुम हमें कैरी आउट करके यहाँ से निकल सकते हो। और जहाँ तक बैरियर की बात है, यिंग यांग की पावर इस बैरियर को जला डालेगी, पर इससे पहले तुम्हें इस रिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तुम्हें इस रिंग के साथ अपने खून को लगाना पड़ेगा। इस पर शन अपने अंगूठे का खून उसी रिंग के साथ फौरन से लगा देता है। बस देखते ही देखते सिल्वा और ब्लैकी उसी रिंग के अंदर समा जाती है। इसी बीच में शन अपने जिस्म से अपनी यिंग यांग की पावर को अनलीश करता है और उसके जिस्म से ये जो भड़कती हुई आग निकल रही होती है, ये एक वक्त में 2022 शॉक वेव्स को प्रोड्यूस कर रही होती है, जो कि अपने दाएं बाएं या फिर सामने आने वाली हर चीज को जला के राख कर देगी। वहीं पे हम शन को सुनते हैं जो कि कहने लगता है, वैसे तो मैं इस फल को पाने आया था, लेकिन मकसद मेरा सेम ही था कि पावर को हर हालत में पा के रहना है। वो फ्रूट तो चाहे जरूर जाया हो गया, मगर मैं यहाँ पे पावर को पाने आया था, उस मकसद में मैं कामयाब हुआ। अब इसी पावर से मैं अपने आप को बदल दूंगा। अब इससे पहले शन अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल तभी के सीन कट होके अगले दिन पे जाता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि शन अपने घर को वापस लौट के आ गया होता है। इसका एक ही मतलब है कि शन ने डेथ पूल की बैरियर को तबाह करके वहां से बाहर निकल आया था। यहाँ पे काफी थकान की वजह से सिल्वा और ब्लैकी हॉट बात ले रहे होते हैं। और मैं आप सबको पहले ही बता दूं, यहाँ पे सिल्वा और ब्लैकी हमारे मेन कैरेक्टर के मास्टर की तरह है, तो इसी वजह से शन उनके हर हुक्म पे हाँ ही कह रहा होता है। पर इसके बावजूद भी शन उनके सिर्फ एक ही हुक्म को जुटला देता है। वो हुक्म क्या होता है? वो हुक्म ये होता है कि वो दोनों उससे कहती है कि हमारे साथ नहाने आओ, जिस पर शन कहने लगता है कि आई एम सॉरी, मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता। मजबूती देख रहे हो? तो सिल्वा भी इसी बात पे कहती है, हाय कुर्बान जाऊं तुम्हारी इस शर्मिंदगी पे। ठीक है फिर मेरे पास आओ, इसके लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहूंगी। तो शन यहाँ पे अपनी आंखें बंद करके जो सिल्वा के पास जाता है, तो सिल्वा उसे थोड़ा सा झुकने के लिए कहती है। शन के सर झुकाने के बाद सिल्वा यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके साथ 4 इमेजेस ऑफ कल्टीवेशन को शेयर करती है। ये देख के हमारा शन भी काफी ज्यादा हैरान पड़ जाता है। उसे यहाँ पे सिल्वा बताती है कि मैंने तुम्हारे साथ 4 कल्टीवेशन के मेथड्स को शेयर किया। ये मेरे अपने मेथड्स है, मेरी पावर को बढ़ाने के लिए। अगर तुम इस मेथड को फॉलो करोगे, मैं गारंटी देती हूँ तुम्हारी यिंग यांग की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हाँ, एक और चीज, तुम्हें तुम्हारी पावर्स अभी अभी मिली है, तो इसका मतलब है ये अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है। इन्हें वक्त लगेगा पूरे तरीके से तुम्हारे जिस्म के साथ घुल मिलने में। तो तब तक के लिए ज्यादा बेटर यही होगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करो। फिक्र मत करो, तुम हमसे भी जल्दी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, क्योंकि हम दोनों के दोनों ने मिला के तुम्हें अपनी पावर दिया है। ऊपर से तुम्हारा जिस्म भी इस कदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ तक ये पावर्स तुम्हारे जिस्म को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। अगर फिलहाल तुम चाहते हो तो बेसिक कल्टीवेशन को यहाँ पे ही बैठ के ट्राई कर सकते हो, जब तक हम नहाते हैं और अपनी थकान को दूर करते हैं। तो शन इसी बात पर उंगली और पीठ करके बैठ जाता है, ताकि कल्टीवेशन के दौरान उसका ध्यान इधर उधर भटके नहीं, और खास तौर पर उनके खरबूजों पे ना पड़े। ओह, काफी बड़े बड़े हैं इनके बाल और आंखें भी। वैसे तुम लोग क्या समझे? हम देख पाते हैं शन यहाँ पे अपना पूरा का पूरा ध्यान लगा के अपनी कल्टीवेशन की ओर ध्यान दे रहा होता है, जहाँ पे सिल्वा दोबारा से उसके प्रोसेस को देख के उसकी दाद देती है कि तुम्हारा कंट्रोल इस सब पे काफी ज्यादा अच्छा है। ब्लैकी उसे ये भी बताती है कि अगर तुमने इस आग को जल्द से जल्द मास्टर कर लिया तो तुम एल्केमिस्ट भी खिलाने लगोगे। याद रखो, एल्केमिस्ट खिलाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। शन यहाँ पे सवाल पूछता है, क्या मार्शल आर्ट के दुनिया में 9 वर्ल्ड्स है? तो इस पर सिल्वा उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगती है, मैं तुम्हें ये बता दूं कि एक आम मार्शल आर्ट का स्टेज होता है जिसमें ज्यादातर लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज का इस्तेमाल करके मार्शल आर्ट लड़ते हैं। फिर इसके ऊपर एक एडवांस मार्शल आर्ट स्टेज भी पाया जाता है, और फिर कहीं इसके भी ऊपर तब कहीं जाके आता है 9 वर्ल्ड्स ऑफ मार्शल आर्ट, जिसमें एक को तुम ऑलरेडी प्रैक्टिस करे हो, जिसका नाम है यिंग यांग, और उन्हीं 9 में से दूसरा जो है वो एल्केमिस्ट है। तो जो यिंग यांग की पावर को मास्टर कर लेता है, वो एक ना एक दिन एल्केमिस्ट भी जरूर खिलाता है, क्योंकि एल्केमिस्ट का ताल्लुक आग से होता है, जबकि यिंग यांग की पावर में काफी सारी एनर्जीज आग से ही मिलके बनी होती है। इसी वजह से इन 9 मार्शल आर्ट की वर्ल्ड्स में यिंग यांग सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। मगर हाँ, जहाँ तक हम तुम्हारी बात करें, तुम चाहे जरूर यिंग यांग को प्रैक्टिस कर रहे हो, मगर तुम्हारी यिंग यांग की पावर काफी ज्यादा ना
होने के ही बराबर है। तो इससे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करके स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अब तुम्हारा अगला सवाल होगा कि इसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। इसे स्ट्रॉन्ग इस तरह से बनाना है कि जो मैंने 4 इमेजेस ऑफ कल्टीवेशन मेथड्स तुम्हारे साथ शेयर किया, बस उन्हें काफी एहतियात से फॉलो करो। ब्लैकी उन्हें वार्न कर दिया कि हमारे दुश्मन काफी ज्यादा है इस दुनिया में जो कि इस पावर को चुराना चाहते हैं। उन्हें ये बात नहीं मालूम कि हमने ये पावर्स तुम्हारे साथ शेयर कर दिया और अब तक हम एक डिस्गाइज के रूप में छुपे बैठे हैं। हमारे दुश्मनों को भी अब नहीं पता कि हम यहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं और कैसे दिखते हैं। मगर मैं तुम्हें इतना जरूर वार्न करूंगी, चाहे भले ही उन्हें इस चीज की खबर नहीं है, मगर वो लोग भी पागल या फिर नादान नहीं है, तो उन्हें हमारे तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगी कि जितना हो सके इस यिंग यांग की पावर को बढ़ाओ ताकि तुम तैयार हो सको उनसे निपटने के लिए, क्योंकि फिलहाल जितनी तुम्हारी यिंग यांग की पावर है ये नाकाफी है उन जैसे दरिंदों को हराने के लिए। तो हमारी तुमसे उम्मीद है, हम चाहते हैं कि तुम एक वॉरियर बनो, इस पूरी की पूरी जगह को लीड करो और हमारे दुश्मनों को मार डालो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि उनके पास नहीं है। तुम्हारे पास यिंग यांग की पावर है। इस बात का तो सबूत हमें भी देने की जरूरत नहीं है कि यिंग यांग की पावर आखिर कितनी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तुम्हें तो मालूम ही है कि हमारे दुश्मन इस पावर को कितनी बेदर्दी से चाहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये पावर वन ऑफ द डेडलीस्ट पावर में से एक है। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि अगर तुमने इस पावर को मास्टर कर लिया, तुम एम्परर नहीं बल्कि इसके बजाय तुम एक गॉड खिलाओगे, एक ऐसा गॉड जो कि सबसे बड़े है। तुम इतनी बड़ी ताकत रखने लगोगे कि जहाँ पे इस दुनिया का सबसे बड़े एम्परर की सोच खत्म होती है, वहां से सब तुम्हारी पावर के जलवे शुरू होंगे, क्योंकि यिंग यांग एक ऐसी पावर है जिसमें सब गॉड स्टेज पे जाना काफी ज्यादा आसान होता है। अगर तुम उनसे लड़ने में कामयाब होगे तो हम तुम्हें बदले में अपने साथ प्यार मनाने देंगे। ये मत भूलो हम 9 गॉडेस में से है, जिस वजह से हमारा जिस्म सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो आगे से शन कहता है, वैसे जहाँ तक स्ट्रॉन्ग होने की बात है वो तो मैं कर के ही रहूंगा, चाहे मुझे इनाम मिले या ना मिले। मास्टर आप फिक्र मत करें, मैं आपके सारे के सारे दुश्मनों का नाम मिटा दूंगा। वो ये सारी बातें एक तरफ कर रही होता है कि दूसरी तरफ देखते देखते यहाँ पे जलाल आता है और आते ही वो हमारे मेन कैरेक्टर शन को गले लगाता है। हमें मालूम पड़ता है ये जलाल नाम का शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारे MC का फादर है। उसका फादर यहाँ पे फिक्रमंदी से कहने लगता है, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र खाई जा रही थी जब मैंने सुना कि तुम डेडपूल से वापस लौट के आए हो। खुदा का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक और सलामत हो। लेकिन यहाँ पे उसका फादर अचानक से काफी ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद जलाल काफी हैरानगी से कहने लगता है, मेरे बेटे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे जिस्म में से स्पिरिचुअल पावर्स को महसूस कर पा रहा हूँ। तो इस पर उसका बेटा सच्चाई को छुपाते हुए कहता है कि मैंने फ्रूट ऑफ हेल को खाया है, जिस वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर जाग गई है। तो दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं कि MC ने सच्चाई यहाँ पे क्यों नहीं बताई, तो दरअसल उसके मास्टर्स ने उसे मना किया था कि फिलहाल तुम इस यिंग यांग की पावर को सीक्रेट रखो ताकि हमारे दुश्मन इतनी जल्दी तुम्हारे तक ना पहुंच सके। जो सब देख के जलाल की आंखों में आंसू भराते हैं और वो रोते हुए अपने बेटे से सहमत होकर कहने लगता है, मेरे बेटे मुझे इसी पल का इंतजार था। अब वक्त आ गया है कि जो लोग भी हमारा मजाक उड़ाते थे उनका मुंह हम बंद कर डाले। तो शन भी काफी ज्यादा मजबूती से कहने लगता है, हाँ फादर उनका मुंह तो मैं बंद करवा ही दूंगा, मगर आपको नहीं लगता कि वक्त आ चुका है कि आप शन ड्रैगन क्लैन के लीडर के लिए अप्लाई करें, क्योंकि आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और पहले तो आप मेरी वजह से नहीं बनते थे कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, क्योंकि अगर आप क्लैन के लीडर बन जाएंगे तो लोगों का ध्यान और भी मेरी तरफ पड़ेगा कि मैं पावर्स के बिना पैदा हुआ। लेकिन अब मेरे पास स्पिरिचुअल पावर आ चुकी है, तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आपकी पावर्स पे भरोसा है और आपको मुझ पे भरोसा है। चलो मिलके इस पूरी की पूरी दुनिया पे अपना नाम बनाते हैं। इसके बाद उसका फादर काफी खुशी से कहने लगता है, वो सब तो ठीक है, मगर मेरे बेटे ये खतरनाक किस्म के माल तू कहाँ से लाया है। दूसरे सी में हम शन को सपोर्टिव आइटम खरीदते हुए देखते हैं जो कि कल्टीवेशन में उसकी मदद कर सकती है। यहाँ पे शन सोचने लगता है कि मैं रिफाइनिंग द एलेक्सर को बाय करूंगा, मगर वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो सिल्वा उसे कहने लगती है, अरे मेरे भाई तुम्हारे पास यिंग यांग की पावर है, इससे किसी आइटम की जरूरत नहीं होती, मगर फिर भी अगर तुम चाहो तो मामूली किस्म की हीलिंग हर्ब्स को खरीद सकते हो, ये तुम्हारे काम आ सकती है। तो शन हैरानगी से कहने लगता है, सेंपाई मगर ये जो महंगी एक्साइलर होती है ये तो 3 गुना ज्यादा प्रोसेस को फास्ट कर देती है। तो सिल्वा इसी बात पर कहने लगती है,
मैंने कहा ना, ये सब आम लोगों के लिए ही जरूरी होते हैं, क्योंकि जो प्योर यिंग यांग यूजर है वो अपने आप में ही खास होते हैं। उन्हें किसी हर्ब या एक्साइलर की जरूरत नहीं होती। तुम्हें बस अपने आप पे यकीन रखना होगा कि तुम खास हो और ये काफी है। ये कहते हुए सिल्वा यहाँ से चली जाती है। सिल्वा के चले जाते यहाँ पे एक होकाई नाम का शख्स आता है। ये वही बंदा है जो कि बार बार पे हमारे एमसी को काफी ज्यादा बुली किया करता था। तो यहाँ पे भी होकाई शन को देख के कहने लगता है, शन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी बिना स्पिरिचुअल पावर के यहाँ पे स्पिरिचुअल आइटम्स को खरीदने आए हो। अरे वाह बेटे, तुमने तो हद ही कर डाली। तो यहाँ पे शन उसे गोरे बुगारी कहने लगता है, होकाई मैं आज जरा भी मूड में नहीं हूँ कि मैं तुझ जैसे दल्ले के मुंह भी लगूं। यहाँ से निकल ले। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है और वो कहने लगती है, क्या तुमने सुना उसने क्या कहा। होकाई भी काफी ज्यादा परेशानी से कहने लगता है, क्या कहा तुमने मुझसे इतनी ज्यादा बदतमीजी से बात की, तू अपनी औकात मत भूल। तुम्हारी इतनी हिम्मत, शन मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ये कहने के बाद होकाई अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से हमारे शन पे टूट पड़ता है। मगर हम देख पाते हैं शन की स्पीड इस कदर ज्यादा होती है कि यहाँ तक शन की आफ्टर इमेजेस भी दिखने लगती है, जो देख के होकाई की फट जाती है और वह परेशानी से कहता है, ये क्या, ये तो 3-3 दिख रहा है। इसके बाद होकाई शन को अपने पीछे पाता है। शन इसके बाद उसे काफी नीचे और गिरी हुई निगाहों से घूरते हुए कहता है, होकाई आज के बाद से मैं तुझे दल्ला पुकारूंगा। तेरे और मेरे बीच में जमीन आसमान का फर्क है, तो अपनी औकात आज के बाद से तू मत बोली। और हाँ, मैं पहले जैसा कमजोर शन अब नहीं रहा। तो तभी शन यहाँ पे उसका ही डायलॉग उसके ही मुंह पे मारते हुए कहता है, तो जब भी तुम मेरे खिलाफ लड़ने लगोगे तो अपनी औकात तुम मत भूलना। स्पिरिचुअल एनर्जी से पहले मेरा जिस्म इसके बावजूद भी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और अब जबकि मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी पा लिया है तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम एक कचरा। होकाई उस पर काफी गुस्से से टूटते हुए बोलने लगता है, मैंने तुम्हें कहा भी है कि मेरे आगे जबान मत लड़ाओ। उसी बीच में शन उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे इतना ज्यादा पावरफुल अब हो चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे वार को रोकने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए शन उसके जानलेवा वार को बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के ही रोक लेता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक नंगे हाथ से। और उसके इतने खतरनाक और जानलेवा वार से सब शन के जिस्म पे, मेरा मतलब उसके हाथ पे, सिर्फ एक मामूली सा स्क्रैच ही आया होता है। तभी शन उसे नीचे साबित करते हुए कहने लगता है, देख लिया, ये है तुम्हारे और मेरे बीच में फर्क, सिर्फ एक स्क्रैच का। तुम्हारे वार को मैंने बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के ही रोक लिया। अगर सोचो मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके रोका होता तो यहाँ पे मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ को नहीं बल्कि तुम्हारे जिस्म के टोटे टोटे कर डालता। हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। क्या तुम देखना चाहोगे मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। ये कहते हुए वो यहाँ पे उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी निकाली भी नहीं होती, लेकिन इससे पहले इस कदर फायर के शॉकवेव्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, जो देख के होकाई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी इस कदर डर जाती है कि वो बार बार कहने लगती है, मेरे कपड़े कहीं जल ना जाए। यहाँ पे शन उसके बॉयफ्रेंड की जान लेने पे तुला हुआ है और इससे सब अपने कपड़ों की पड़ी है। यही पे शन उसे कहने लगता है, अपनी आंखों से देख ले दल्ले मेरी स्पिरिचुअल पावर का। ये कहते हुए वो अपनी यिंग यांग की स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने ही लगता है कि इससे पहले यहाँ का एल्डर आ जाता है। वो उन दोनों पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अगर तुम लोगों ने इसी वक्त अपनी फाइट को ना रोका तो तुम दोनों को यहाँ पे आने से बैन कर दिया जाएगा। शन उससे माफी मांगते हुए कहता है, इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को बैन करना है तो इस दल्ले को करो, क्योंकि ये यहाँ पे मुझ पे टूट पड़ा है। अच्छा बाय लोगों, मैं एक पॉइंट को क्लियर करता फिरूं। कुछ लोग मुझे कह रहे होते हैं कि वीडियो में गाली मत दिया करो। तो भाई लोगों, ये मैं खुद से नहीं बोला, बल्कि यहाँ पे शन तो उसके खिलाफ एफ वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। अब वीडियो में तो मैं बार बार एफ वर्ड कह नहीं सकता, तो जिस वजह से मैं इसे दल्ला ही बुलाऊंगा। तो इसके बाद शन यहाँ पे होकाई को कहने लगता है, देखो दल्ले, मैं तुम्हारे बार बार मुंह नहीं लगना चाहता, तो ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी ज्यादा बेहतर होगा कि हम यहाँ पे ना लड़े। मगर फिर भी तुम में अभी भी काफी ज्यादा चुल हो रही है, तो ठीक है फिर मिलते हैं तुमसे चीफ ट्राई आउट के दौरान। तो आगे से होकाई काफी ज्यादा हिरानगी से कहने लगता है,
चीफ ट्राई आउट, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम वहां पे आ भी सकते हो? तो इसके जवाब में हमारा शन कहने लगता है, अबे दल्ले, अभी तो मैंने तेरे को अपनी औकात दिखाई है कि तुझसे कितना ऊपर हूं मैं, और तू तो मेरी जूती के बराबर है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, चीफ ट्राई आउट में शन ड्रैगन क्लैन के काफी स्ट्रॉन्ग लोग ही इकट्ठे होते हैं और वहां पे लड़के डिसाइड किया जाता है कि कौन शन ड्रैगन क्लैन का लीडर खिलाएगा। तो शन उसे बताता है कि इस ट्राई आउट में मैं अपने फादर की भरपूर मदद करूंगा ताकि वो किसी भी हालत में शन ड्रैगन क्लैन के लीडर बन पाए, और अगर वहां पे तुम मुझसे लड़ना चाहते होगे तो ये तो मेरे लिए भी एक सुनहरा मौका होगा कि मैं सबके सामने ये जाहिर करूं कि मैं तुमसे कितना ज्यादा बेटर हो चुका हूं। तो खुदा से दवा मांग के आना, क्योंकि मैं सबके सामने तुम्हें काफी बड़े तरीके से हराने को जाऊंगा। होकाई यहाँ पे अपने मन ही मन में कहने लगता है, आखिर इतने कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। मगर इसी के साथ होकाई एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है, शायद से तुम ये भूल चुके हो कि मैं शन ड्रैगन क्लैन का एक पावरफुल वॉरियर भी हूँ, जबकि मेरा फादर भी लीडर के लिए अप्लाई करने वाला है और वो काफी ज्यादा फेमस भी है। उसकी सिफारिश से मैंने शन ड्रैगन हेवनली एक्स तक अपने हाथों को पहुंचा लिया। बेटा तुम रुको तो सही, मैं तुम्हारा ट्राई आउट में कितना बुरा हाल करने वाला वो तो पूरी दुनिया देख के रहेगी। तो दोस्तों जिस हेवनली एक्स की ये बात कर रहा है वो एक्स इंतहाई ज्यादा पावरफुल वेपन है, जो कि शन ड्रैगन क्लैन के लिए एक चीट कोड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये वेपन एक बच्चे को भी पकड़ा दी जाए तो वो बच्चा भी इसी एक्स का इस्तेमाल करके एक हाई स्पिरिचुअल पावर वाले बंदे को भी हरा सकता है। तो तुम लोग ये कह सकते हो कि वो ट्राई आउट के दौरान इसी हेवनली एक्स का इस्तेमाल करेगा हमारे शन से निपटते हुए। तो इससे आप लोगों को अंदाजा तो हो ही गया होगा कि अगर एक बच्चा हाईली स्पिरिचुअल पावर वाले बंदे को हरा सकता है तो आखिरकार होकाई कितना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो इसी को सोच के वो काफी ज्यादा खुशी से मुस्कुरा रहा होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी कहता है कि यहाँ से चलने का वक्त आ चुका है। थोड़ी देर में यहाँ से हमारा एमसी भी चला जाता है। हमारे एमसी को जाता देख के पीछे से लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ओए तुमने उसकी स्पिरिचुअल पावर को देखा, उसकी आंख कितनी ज्यादा स्टेबल थी। दिखने से तो लगता है जो अगली बार शन ड्रैगन क्लैन से एल्केमिस्ट निकलेगा वो कोई और नहीं बल्कि ये लड़का होगा। मुझे यकीन नहीं आता कि एक 17 साल के लड़के ने इतनी खूबसूरती से इस फायर मैजिक को काबू कर रखा है, जिन्हें सब में ये सब कुछ एल्डर मास्टर भी अपनी आंखों से देख रहा होता है। तो दूसरा एल्डर कहने लगता है, मास्टर क्या आपने भी वो देखा जो कि मैंने देखा? वो लड़का काफी खूबसूरती से इस स्पिरिचुअल फायर का इस्तेमाल कर पा रहा है, मगर जो हैरानगी की बात है ये लड़का सब 16-17 साल का ही है। अगर इसने एक अच्छे मास्टर को पा लिया तो ये तो एल्केमिस्ट बन जाएगा। तो आगे से वो एल्डर मास्टर कहने लगता है, हाँ तुमने ठीक कहा, कैन जाके शन ड्रैगन में ऐलान कर दो। शन ड्रैगन वालों को भी ये बात मालूम होनी चाहिए ताकि वो से एल्केमिस्ट की ट्रेनिंग ना दे। एक बात तो बताओ क्या नाम है इस लड़के का? तो आगे से एल्डर कहता है जो उसका दुश्मन था वो उसे शन नाम से बुला रहा था, जबकि वो अपने दुश्मन को दल्ले के नाम से पुकार रहा था। अब पता नहीं किसका क्या नाम है। दूसरे सी में हम शन को देख पाते हैं जहाँ पे उसने अपने ड्रैगन सेलेवा की पावर का इस्तेमाल करके इन हर्ब्स वगैरह को जल्दी से ग्रो कर दिया होता है। तो सिल्वा उसको शाबाशी देते हुए कहती है कि इसे और भी अच्छा बनाओ ताकि ये बड़े बड़े पौधों पे भी काम कर सके, कि आखिरकार ये इतना ज्यादा हो जाए कि तुम किसी जख्मी आदमी को भी हील कर पाओ। और हाँ अगर तुम्हें मुश्किल होती है तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें काफी प्यार से सिखाऊंगी। तो आगे से शन कहता है माफी चाहता हूँ मगर ये गलत काम मैं नहीं करता। अब दूसरे सी में हम देख पाते हैं शन अपनी मास्टर्स के सामने कल्टीवेट कर रहा होता है और देखते देखते वो अचानक से खुद को गॉड के डोमेन में पाता है और इसी में शन अपने सामने एक बहुत बड़े फीनिक्स को पाता है। ये देख के सिल्वा उसकी दाद देते हुए कहती है, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी गॉड डोमेन तक जा पहुंचोगे। अगर तुम इस स्टेज को क्लियर करते हो तो तुम्हारी फायर ऑफ एल्केमिस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। याद रखो जब एक बार डोमेन खुलती है तो उसे कंप्लीट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, तो तुम्हें इसे हर हालत में कंप्लीट करना होगा। और इसे कंप्लीट करने के बाद जो पार्टिकल्स तुम्हारे पास बचेंगे उसे कंटेनर में सील कर देना। वो पार्टिकल्स काफी ज्यादा स्पेशल टाइप के होते हैं जिन्हें तुम एल्केमिस्ट पार्टिकल्स भी कह सकते हो। तो तुमने अगर इस फिनिक्स को डिफीट कर दिया तो तुम एल्केमिस्ट तो खिलाओगे लेकिन काफी
लो लेवल के। और लो लेवल एक तरह से एल्केमिस्ट होने के बावजूद भी एक तरह से एल्केमिस्ट नहीं होते, क्योंकि उनकी पावर काफी कम मानी जाती है एल्केमिस्ट की दुनिया में। याद रखो, ये इसकी असली फॉर्म है भी नहीं। मैं तुम्हें इतना जरूर बताऊंगी, इसकी असली फॉर्म इससे कई गुना ज्यादा बढ़ के है। बाय द वे, जब तुम इसकी असली फॉर्म को देखोगे तो इसके साइज को देख के उसे स्पेशली जज मत करना, वरना उल्टा मुंह की खाओगे। ये कहते हुए यहाँ से सिल्वा उसके डोमेन से बाहर निकल आती है, पर वहीं पे हम शंक को काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए देख पाते हैं, जो कि क्या होता है। चलो आखिरकार मैं पहले कदम को कंप्लीट करके एक लो लेवल का एल्केमिस्ट खिलाऊंगा और शुरुआत तो मेरी हो जाएगी, तो फिर मैं अंत तक भी जरूर पहुंच जाऊंगा। वो अपने डायलॉग बाजी में बिजी होता है कि इतने में ही वो फिनिक्स उसके ऊपर एक खतरनाक किस्म का फायर का गोला छोड़ देता है। ये देख के शंक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहता है, अबे साले पहले मेरा डायलॉग तो कंप्लीट होने दे। ये कहते हुए शन बस मरते मरते यहाँ पे बचता है। थोड़ी देर में शन अपने कदम जमाते हुए इससे कहने लगता है, तेरी इतनी मजाल, ठीक है फिर तू एक वाकई में असली एल्केमी है, तो इसी वजह से मैं भी तेरे खिलाफ अपनी फुल फायर पावर का इस्तेमाल करूंगा। ये कहते हुए हम देख पाते हैं हमारा शन अपने जिस्म से बढ़ बढ़ के फायर पावर को अनलीश करने लगता है, और उसने भी एक खतरनाक किस्म का फायर का गोला उसके लिए तैयार रखा होता है, जबकि वो फिनिक्स भी ऊपर से अपनी भी भड़कती हुई आग से उस पर टूटने लगता है। इस वक्त दोनों के दोनों अपनी फुल फायर पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसी तरह वो फिनिक्स जो उसके खिलाफ अपनी फायर पावर बरसाता है, तो हमारा शन उसके खिलाफ अपना फायर का बॉल आजमाता है। इसी तरह दोनों के एक दूसरे के साथ फायर टकराते ही खत्म हो जाती है, जो देख के शन अपने दांत निकालते हुए कहता है, क्या हुआ फिनिक्स, मैंने तो समझा था कि तू एक असली एल्केमिस्ट है। मत बताओ कि तुम्हारी आग को फूंक मार मार के तेज करना पड़ता है। मगर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब वो फिनिक्स अचानक से ब्लास्ट करता है, और उसके ब्लास्ट में से वो बड़ा सा फिनिक्स 3 छोटे छोटे फिनिक्स में बदल जाता है। उसके साइज को देख के शन उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये छोटे छोटे तोते के बच्चे किसके हैं? हाँ, इन छोटे तोतों से तो मेरा अपना तोता ज्यादा बड़ा है। मगर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब यही तोते उसके तोते को मरोड़ डालते हैं। वो तीनों की तीनों अब एक साथ अपने फायर पावर को उसके खिलाफ आजमाते हैं, जो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं कि यहाँ तक शन को दिखती तक नहीं है, वो उसके चेहरे तक जा भी पहुंची होती है। हम देख पाते हैं शन उन्हें अब जूजू ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहने लगता है, ये तो चीटिंग है, ये 3 तोते हैं और मेरे पास तो सब एक ही नीचे वाला तोता है। इसके चलते ये ब्लास्ट सीधा हमारे शन के ऊपर फटता है। शन इस ब्लास्ट को सहते हुए कहने लगता है, इन तोतों की तो मैं माँ बहन पे आ जाऊंगा। इसके बाद ही तब कहीं जाके उसकी अक्ल ठिकाने आती है कि हाँ यार, यहाँ पे शन कहने लगता है, मत बताओ कि यह इनकी असली फॉर्म जिस बारे में सिल्वा मुझे बता रही थी कि इनके साइज को देख के इनको जज मत करना, तो इनका यह असली फॉर्म है। और सिल्वा ने उसे ये भी बताया होता है कि इसका असली फॉर्म इसके पिछले वाले फॉर्म से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो शन यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस होके कहता है, खैर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, वो बस बड़े से फिनिक्स से 3 छोटे तोतों में ही तो बदल गया है, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मुझे बस एक एक करके इन फिनिक्स को जलाना होगा। अब हम देख पाते हैं शन उसके पास उन फिनिक्स की ओर बढ़ते हुए लगातार उन पे वार कर रहा होता है, मगर उससे मालूम पड़ता है कि जब से ये फिनिक्स छोटे पड़े तो इनकी अटैक पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, और ऊपर से छोटे होने की वजह से इनकी स्पीड भी ज्यादा बढ़ चुकी है। शन को अब उनसे लिपटते हुए ज्यादा दिक्कत आने लगती है, और अब वो फिनिक्स उसके पीछे इतनी तेजी से आगे होता है कि यहाँ तक शन को रिएक्ट करने का वक्त तक नहीं मिलता। इसी तरह वो फिनिक्स पीछे से उस पे आग मारता है, जो कि शन की पीठ पे जूजू लगती है। तो शन कहने लगता है, अबे यार मेरे पिछवाड़े को जला दिया। मगर ये कहानी यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती। जब शन आसमान की ओर देखता है तो इसके पैरों तले से जमीन हिल जाती है, क्योंकि ये फिनिक्स हमारे शन के इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर काट रहे होते हैं, और घूमते घूमते वो एक फायर टोर्नेडो को क्रिएट करने लगते हैं। अब इससे पहले वो टोर्नेडो एक खतरनाक किस्म की फायर की शक्ल भी ले लेता, हमारा शन बीच में से फौरन से पीछे हटता है। इसके बाद वो कहने लगता है, आज तक मुझे कभी भी किसी परिंदे से लड़ते हुए इतनी मुश्किल नहीं आई। अब हम देख पाते हैं शन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जो एक फिनिक्स के ऊपर जाके पीछे से वार करता है, तो हम एक बहुत बड़े ब्लास्ट को देखते हैं। मगर दूसरे ही पल हम देख पाते हैं जमीन पे कोई और नहीं बल्कि हमारा शन ही पड़ा होता है। जमीन पे गिरा शन यहाँ पे कहने लगता है, मेरे ख्याल से उसने मेरी तोते वाली बात को कुछ ज्यादा ही पर्सनल ले लिया। इसके बाद हम देख पाते हैं
शन अपने पूरे के पूरे जिस्म में सारा का सारा दम लगा के अपनी बच्ची कुची भी यहाँ तक सारी की सारी पावर को बाहर निकालने लगता है। इस दौरान शन कहने लगता है, अगर इसके बावजूद भी मैं तुम्हें हरा नहीं पाया तो मैं फिर किसी काम का नहीं हूँ, मैं कभी भी अल्केमिस्ट नहीं खिला पाऊंगा। इससे पहले इनकी फाइट के बारे में हमें कुछ आगे भी दिखाया जाता कि सीन यहाँ पे कट होके 3 दिन के बाद उसी ट्राई आउट वाले सीन पे जाता है, जहाँ पे हम अपने मेन कैरेक्टर के फादर जलाल के सामने एक मैक्स नाम के शख्स को देखते हैं, जहाँ पे मैक्स कहने लगता है हम दोनों के दोनों यहाँ पे लड़ने आए हैं, जो भी जीतेगा वो क्लैन का लीडर खिलाएगा, मगर शाहिद से तुम एक रूल को भूल ले। शन ड्रैगन क्लैन का ये रूल है कि जो भी लीडर बनना चाहेगा ये जरूरी है कि उसका पूरा का पूरा परिवार ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जबकि हम सबको मालूम है कि तुम्हारा बेटा तो यहाँ तक बिना किसी स्पिरिचुअल पावर के पैदा हुआ है। खुद को जलील मत करो और हम पे और अपनी जात पे भी एक एहसान करो कि चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। जलाल भी आगे से कहता है कि फजूल में गलियों के कुत्ते भी भौंकते हैं, तो मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि जहाँ तक क्लैन की रूल्स की बात है मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उन्हें नहीं तोड़ा, और अगर मैं तोड़ा भी होता तो मुझे यहाँ पे ट्राई आउट में पार्टिसिपेट करने ही ना दिया होता। इसका सबूत यह है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जबकि तुम एक वाहिद बुज़दिल इंसान हो जो कि मुझसे लड़ने का दम नहीं लगते और इसके बजाय बहाने बनाते जा रहे हो। अब बात उसके बेटे की चल रही होती है तो हम देख पाते हैं यहाँ पे अचानक से कोई और नहीं बल्कि हमारा शन एंट्री मारता है। उसके हाथ में एक कंटेनर होता है। यहाँ पे शन कहने भी लगता है, वैसे कौन कहता है कि मेरे पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है और तुम लोग काफी ज्यादा एल्केमिस्ट करते फिरते हो। मैं तुम लोगों को बता दूं मैं ऑलरेडी एल्केमिस्ट बन भी चुका हूँ। जो सुन के मैक्स कहने लगता है, भाई तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब तो नहीं हो गया, उसके पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है और यहाँ पे वो एल्केमिस्ट बनने की बातें कर रहा है। तो आगे से हमारा मेन कैरेक्टर शन उसे कहने लगता है, अगर आप चाहें तो अंकल मैं आपको भी हरा सकता हूँ। तो दोस्तों अब तक जिन्हें समझ में नहीं आई तो मैं उन्हें एक पॉइंट क्लियर करता फिरूं। हमारे शन ने वो फिनिक्स वाले डोमेन गॉड को हरा दिया, इसका मतलब है वो एल्केमिस्ट बन चुका है। मगर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो तो सिर्फ फर्स्ट स्टेज है एल्केमिस्ट का, लेकिन यहाँ पे उसकी बातों से ये भी साबित हो रहा है कि हमारे शन ने सेकंड और थर्ड स्टेज को भी क्लियर कर दिया है, जो कि हमें दिखाया नहीं गया। तो दोस्तों अब तक तो आप लोगों को भी समझ में आ ही गया होगा कि इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि हमारा शन इस वक्त एक फुल फ्लज एल्केमिस्ट है जो कि काफी ज्यादा पावर रखता है। इस पर उसका अंकल भी कहने लगता है, मैं तुम जैसे पे अपना टाइम वेस्ट क्यों ही करूं, लेकिन हाँ तो फिर इसके बदले में मुझे कुछ अच्छा ऑफर करो। तो आगे से जलाल इस पर कहने लगता है, ठीक है फिर तुम कुछ अच्छा सुनना चाहते हो तो फिर सुनो, अगर मेरा बेटा तुमसे हार भी जाए, जो कि हारने वाला तो वो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो हार जाता है तो फिर मैं इस ट्राई आउट से खुद ही फॉरफिट करता हूँ। ये सुन के मैक्स काफी खुशी से कहने लगता है, अरे वाह ये तो काफी अच्छी ऑफर है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम इस मैदान को छोड़ के पीछे हट जाओ। ठीक है शन, मैं भी तुम्हें एक आसानी देता हूँ कि तुम्हें मुझे हराने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम मुझे एल्केमिस्ट के पार्टिकल्स ही दिखा दो, यही काफी है। अब यहीं पे हम जलाल को देखते हैं जो कि अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि अगर मेरे बेटे ने उसे चैलेंज किया तो कुछ सोच समझ के ही चैलेंज किया होगा। फिक्र मत करो, मुझे तुम पे पूरा पूरा भरोसा है। जबकि उधर ही हम शन को भी सुन पाते हैं जो कि अपने दिल ही दिल में कह रहा होता है, मेरे पिताजी आपने पूरी की पूरी उम्मीदें मुझसे लगा दिया, यहाँ तक तो आपने ये भी खुलेआम ऐलान किया कि आप अपनी सीट छोड़ देंगे कि अगर मैं हार गया। ये इस बात का प्रूफ है, ये बात साबित करती है कि आपको मुझसे कितना प्यार है और आप मुझ पर कितना भरोसा रखते हैं। अब इसके बाद हम देख पाते हैं, देखते देखते हमारा शन अपने जिस्म से बढ़ बढ़ के अपनी एल्केमिस्ट वाली फायर को बाहर निकालता है, जिसे देख के यहाँ तक माइकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जो देख के बाकी सब भी हिल के रह जाते हैं। वो यहाँ पे बातें कर रहे कि ये तो प्योर एल्केमिस्ट की फायर है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इस लड़के ने ये 18 साल की उम्र में इतनी बड़ी एल्केमिस्ट की पावर को कैसे मास्टर किया। यहाँ पे हम देख पाते हैं शन ने यहाँ पे उस एल्केमिस्ट के पार्टिकल्स को भी अपने कंटेनर के अंदर सील किया होता है, जैसा कि उसे सिल्वा ने करने के लिए कहा था। और शन को एल्केमिस्ट बने हुए 7 दिन हो चुके हैं और हम यहाँ पे देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर शन ने उन दोनों लड़कियों को अपनी रिंग के अंदर सील किया होता है और रिंग के अंदर बैठ के यहाँ पे सिल्वा और ब्लैकी भी उसकी परफॉर्मेंस को देख पा रहे होते हैं। यहाँ पे ब्लैकी शन की दाद देते हुए कहती है कि लोग एल्केमिस्ट 5-5 सालों में बनते हैं, जबकि हमारा शन सिर्फ 7 दिनों में ही बन गया। वैसे एक बात तो बताओ सिल्वा, आखिर तुम कितने दिनों में एल्केमिस्ट बनी थी? तो सिल्वा इसके जवाब में कहती है, जहां तक मुझे याद है मुझे 10 दिन लगे थे।
तो अब तो ये सुन के और भी ब्लैकी हमारे शन की दाद देते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो तुमसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। अब कहानी वापस से शन पे जाती है, जहाँ पे शन अभी भी अपनी खतरनाक किस्म की भड़कती हुई आग और शोलों से उभर रहा होता है। इसके बाद शन सबका ध्यान अपने कंटेनर्स की तरफ करवाते हुए कहता है कि सभी लोग अपनी आंखें फाड़ फाड़ के तुम लोग ये देख सकते हो। और यहाँ पे हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर शन के पार्टिकल्स को देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और एक बंदा तो यहाँ पे काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए कहने लगता है, जरा इसकी पावर को तो देखो। यहाँ तक इसकी पावर शन ड्रैगन हेवनली एक्स के बिना ही इतनी ज्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे उसी हेवनली एक्स की बात हो रही है जिसका जिक्र होकाई ने भी किया था। तो इससे मालूम पड़ता है इस हेवनली एक्स की पावर ऑलरेडी अल्केमिस्ट जितनी ही होती है। इन पार्टिकल्स को देख के वहाँ का फैसला करने वाला भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और वो भी यहाँ पे शन की दाद देते हुए कहता है, अरे वाह, 18 साल की उम्र में तुमने काफी कुछ अचीव कर लिया। ये देख के माइकी को भी अभी तक अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि ये बंदा जिसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, अब ये एकदम से अचानक से अल्केमिस्ट में कैसे बदल गया। तो यहाँ पे हमारा शन बहाने बनाते हुए और फ्लेक्स मारते हुए कहता है कि आप लोग वाकई में काफी ज्यादा बुद्धू हो। मेरे पास शुरू से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं तो बस उन्हें छुपा के रखता था गोदाम के अंदर। और माइकी, जहाँ तक आपकी फायर पावर की बात है वो तो काफी ज्यादा पैथेटिक है। मेरी वाली आपसे कई गुना ज्यादा बेटर है। हाँ, मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि मैं आपको तो क्या बल्कि आपके आने वाली 7 नस्लों को एक साथ भी हरा सकता हूँ। तो आगे से माइकी काफी ज्यादा गुस्से से कहने लगता है, क्या कहा तुमने? उधर ही हम बड़े बड़े जजेस को देखते हैं जो कि काफी सारे क्लैंस में जाके अल्केमिस्ट को ढूंढते हैं। वो भी यहाँ तक कहने लगते हैं, दिखने से तो लगता है हमें अपना फोकस किसी और क्लैन के बजाय सिर्फ और सिर्फ शन ड्रैगन क्लैन पे ही रखना चाहिए। माय लॉर्ड, हम वैसे इधर उधर इतना दूर दूर तक सफर करते थे क्लैंस की तलाश में कि कौन उनमें से अल्केमिस्ट है, जबकि हमारी बगल में ही बैठा शन ड्रैगन क्लैन इतने गजब किस्म का अल्केमिस्ट अपने पास रख के बैठी हुई थी। तो इस पर वो लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ यार, यालिंग कंट्री में सबसे पहले शन ड्रैगन क्लैन ही होगा जिसमें से अल्केमिस्ट निकल के आया है। वो आगे जाके एम्परर भी खिलाएगा। मगर देखते देखते यहाँ पे अचानक से कोई और नहीं बल्कि होकाई डांजो एंट्री मारता है और वो आते सारी कहने लगता है, ऐसा मेरे होते हुए कभी नहीं हो सकता। होकाई डांजो सबके सामने यहाँ पे किसी और को नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर को चैलेंज करता है। तो इसी बीच पर शन उसे कहने लगता है, ओए रगड़ दल्ले, क्या तू अल्केमी में अपनी की हुई बेइज्जती को भूल गया? मैंने तेरा कितना बुरा हाल किया था। तो यहाँ पे होकाई अपनी हेवनली एक्स को निकालते हुए कहने लगता है, फिक्र मत करो, इस बेबी के होते हुए मैं अब तुमसे दोबारा कभी हार ही नहीं सकता। उसके हाथ में ये वाली एक्स देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इसके पास ये हेवनली एक्स कहाँ पे आई। तो दोस्तों, इस एक्स के बारे में मैं एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ। इस एक्स की अपनी पावर ही इस काबिल होती है कि तुम किसी भी अल्केमिस्ट को टक्कर दे सकते हो, जैसे कि हमारा मेन कैरेक्टर एक अल्केमिस्ट है। इसी वेपन को देख के यहाँ तक हमारे एमसी के फादर को भी अब थोड़ी बहुत चिंता होने लगती है, क्योंकि इसके एक वॉर के पीछे इतनी बड़ी एक्सप्लोजन की ताकत छुपी पड़ी है कि वो किसी की जान तक ले सकती है। ये सब कुछ होकाइडो कहते हुए एक जानलेवा वार हमारे मेन कैरेक्टर पे करने को ही जा रहा होता है, मगर छत तो तब सर पे टूटती है जब पैरों तले जमीन खिसकती है। और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।